आप नागरिक हो, सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनो, आप जवाब नहीं मांग सकते। अगर कानून वापस लेना होता तो बैरिकेड हटाने से पहले कानून वापस हो जाती। तो एनसीबी और सरकार दोनों कटघरे में है कि 10 लाख टर्नओवर साल का कैसे हो रहा है नशा मादक पदार्थों का, हीरोइन का। पहले दाऊद काम करता था, अपहरण और फिरौती का काम करता था, अब सरकारें कर रही है और एनसीबी के साथ मिल के कर रही है। गृह मंत्री आज पद पर बैठने के लायक है, जांच करने वाला भी एजेंसी उनका है, अपराध करने वाले वही लोग हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि जो ताड़ी पार रहा है वो आज देश का गृह मंत्री है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज है, वहाँ अपराध है, वहाँ हत्या है, बलात्कार है। उत्तर प्रदेश में रह क्या गया है, कोई सिस्टम है? वहाँ तो गुंडागर्दी चल रही है। ये सब लोग जो है चंदा चोर हैं, धर्म के नाम पर फूट डाल के राज करने वाले लोग हैं। ये तो भाजपा की सरकार रेपिस्टों के साथ खड़ी हो जाती है। देश का रुपया, बैंकों का खजाना लूट के जो लेके भाग रहे हैं वो सब गुजराती ही मिल रहे हैं। गुजरात मॉडल तो वही है कि बालू हटाइए, माटी हटाइए और नीचे से शराब का बोतल निकालिए। उद्योगपतियों के दलाल हैं, ये सरकार नहीं चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। ऐसा घटिया देश को प्रधानमंत्री मिला। जो वर्ग जो है ना रोडों पे बैठा है, उस वर्ग ने जो है ना आपको प्रधानमंत्री बनाया है। अब तो वो मुना मुख्यमंत्री रह जाएंगे, आना मठ के जोगी रह जाएंगे। आने वाला समय उनका उत्तर प्रदेश के जेल में दिखाई देने वाला है। 13वीं 14वीं सदी में जीना सिखा रहे हैं कि नहीं आप घंटी बजाए जाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अरे आप नौकरी दे रहे हो, यूपी में तो होल्डिंग दिल्ली में क्यों लगा रहे हो? मेट्रो में इतने अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, बेंगलोर में होल्डिंग लगा रखे इन्होंने, बताओ वहाँ कौन देखने जा रहा है? हमारे साथ इस समय कुछ मेहमान हैं, ख़ास मेहमान। मेरी दाहिने तरफ बीएस मलिक साहब हैं, बाईं तरफ मुकेश बाबा हैं और उनके बगल में राकेश कुमार सिंह साहब हैं। ये तीनों किसान नेता के तौर पे जाने जाते हैं और ख़ास बात ये है कि ये सब कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं। अलग अलग मुद्दे पे आज इनसे बात होगी और जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त अभी देश के हालात हैं और ख़ास करके जो किसान आंदोलन को लेकर जो इस वक्त बातें सामने आ रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हो, सरकार के स्टेटमेंट के बाद हो, या फिर आने वाला जो 5 स्टेट्स में विधानसभा के इलेक्शन है उस पे क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और ख़ास बात जो पिछले 2 हफ्तों से बहुत चर्चा में रहा वो है आर्यन खान। ज़मानत तो हो गई है लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे सवाल, अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब देश जानना चाह रहा है। उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, सबसे पहले आप ये बताएं, बाबा क्यों कहते हैं आपको लोग? देखिए 1988 में हम दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, उसके बाद मंडल कमीशन आया, रब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, मंडल कमीशन लागू हुआ। उसके विरोध में हम लोग एंटी मंडल कमीशन मूवमेंट छेड़े पूरे भारत में, जिसका परिणाम स्वरूप वीपी सिंह को पद से हटना पड़ा, प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उनकी जो जनता दल की सरकार थी भाजपा अलायंस की, वो गिरी। उसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने करीब 11 अध्यक्ष, जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग के, हमारी टीम के सपोर्ट से अध्यक्ष बने, जिसमें अलका जी हैं, तरुण कुमार है, रोहित चौधरी हैं, अमित मलिक है, आपको विकास शौकीन है, ये अमृता धवन जी हैं, अशोक बसोया हैं। ये सारे हमारे टीम के द्वारा सपोर्ट से चुने गए। तो उसी वक्त से आपको बाबा कहा जाने लगा? बाबा पूरा, हाँ, यूनिवर्सिटी में बाबा नाम दिया हमको। नाम देने वाला हमारा भाई, छोटा भाई नीरज बसोया, वही बाबा के नाम से मेरे को। अच्छा, मंडल कमीशन का आपने जिक्र किया कि अभी वो बहुत उस वक्त तो आपके टाइम में बहुत चर्चा में बहुत था। उग्र, हम क्योंकि हम खुद देशबंधु कॉलेज से थे। अच्छा, हमारे यहाँ से सारा एजुटेशन शुरू हुआ और जो हमारे यहाँ पहला आत्मदाह हुआ राजीव गोस्वामी का, हमारे ही कॉलेज से हुआ। हमारे जूनियर थे राजीव गोस्वामी जी, अब तो नहीं रहे। तो वो सारा हम ही लोग का ये था उसको कि उस समय एजुटेशन में फुल्ली पार्टिसिपेट किया हम लोग, सब लोग मिल के फिर ये एंटी मंडल कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाए, जिसके कारण वीपी सिंह की सरकार गिरी। अच्छा, तो अभी इस वक्त अभी जो मौजूदा सरकार है मोदी जी के, अभी जो हालात हैं बेरोज़गारी को लेकर और उस वक्त जो हालात थे, जो मंडल कमीशन का एक तबका बड़ा हिस्सा सपोर्ट कर रहा था, एक हिस्सा अपोज कर रहा था, अभी मौजूदा दौर में वैसे हालात हो, कैसे देख पा रहे हैं दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए? बेरोज़गारी दर को देख लीजिए। देखिए, उस समय कम से कम स्टूडेंट्स का और जो हमारे युवा वर्ग थे,
उनको सुना जाता था। कोई ना कोई प्रतिनिधि बात करने आता था, सुना जाता था। इवन हम लोग कारगिल चौक दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग धरना पे होते थे, जब वहाँ पे देशबंधु कॉलेज के सामने, LSR के सामने, हर कॉलेज में अलग अलग धरना प्रदर्शन हुआ करता था। फिर एकजुट होकर हम लोग सब कारगिल चौक पे आते थे, जो रामजस कॉलेज के कॉर्नर पे है, लॉ फैकल्टी के सामने। वहाँ पे हम लोग सब मिलके धरना करते थे। उसमें हमें पूरे भारत से सारे छात्रों का सहयोग मिला। हम लोग एक मतलब शांति तरीके से अपना जो एजिटेशन था उसको मूव किए। उसमें पढ़े लिखे भी थे, हमें वकीलों का भी सहयोग मिला, कुछ पुलिस पदाधिकारी थे, उन लोगों का भी, मतलब कोई हम मतलब ये नहीं कि हम लोग के साथ कोई मतलब होता है कि बर्बरता करना, ये करना नहीं। तो सब उसमें से बहुत सारे लोग तो अभी भाजपा में चले गए होंगे जो आपके जानने वाले होंगे। देखिए, ये तो उनकी इच्छा की बात है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही संबंध अभी उनके इस वक्त के सरकार में जाने के बाद है संबंध बना हुआ जैसे पहले थे संबंध आप? नहीं, अब तो बदल गए हैं सब लोग सरकार सरकार आते ही के। बदल हाँ, गया संबंध। क्योंकि अभी तो अब तो अभी की सरकार जो है इसमें तो मोदी जी की गुणगान, मोदी जी को फॉलोअर। अब तो भाजपा में भी वो स्थिति है कि जो भाजपाई, अब देखिए पिछला मंत्रिमंडल रिसफल हुआ, उसमें अच्छे अच्छे मंत्री हटा दिए गए, क्योंकि यहाँ अब गुटबाजी की राजनीति चलने लगी है। पहले हमारे जो भी होते थे, वोटर्स होते थे, कार्यकर्ता होते थे, उनको सुना जाता था। अब सुना नहीं जाता। अब तो मन की बात बोला जाता, आप सुना नहीं सकते हो, सिर्फ सुनने के लिए अब आप भारत में हो, आप नागरिक हो, सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनो, आप जवाब नहीं मांग सकते हो, आपका वो अधिकार आप लोग चले। तो कांग्रेस के हैं, इसी वजह से आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा आम आदमी बन के सोचिए। आज जो स्थिति हो गया है, अभी आप देखें SSC की पेपर हुई, 65,000 नौकरियां थी, उसमें पेपर ले लिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। 30,000 32,000 बच्चों को पास किया गया, किसी को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा। तो ये आप एक बात बताइए, आप इस देश के नागरिक हो, कल आपके भी बच्चे बड़े होंगे, कल नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए। आप देख लीजिए, जो कोरोना काल में सारे बिजनेस ठप हुए, जो रेडी पटरी पे, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए, तो रेडी पटरी पे काम करने वाले व्यक्ति, डेली वेजेस के काम करने वाले व्यक्ति, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति, बेलदार हुए, जो डेली कमाते हैं, सुबह जी निकलते हैं घर से, रात में लौटते हैं घर पे 400-500 का दिहाड़ी करके, फिर उनके घर में रोटी बनती है। 1.5 साल से चलिए किसी न किसी के सहयोग से उनका परिवार चला, लेकिन अब तो मौका है सरकार का कि उनका मदद करे, उनके लिए जॉब क्रिएट करे, उनके लिए व्यवसाय क्रिएट करे। और तो वो सब तो तेजी से चल ही रहा है। कहाँ सरकार चल रहा है, ये इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से ये दिया जाता है कि आपकी आमदनी भी तो बढ़ी है, पहले जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ी है। यूपी में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। सर एक बात बता रहे, इश्तेहार करना, इश्तेहार में छपवाना, नौकरी कहाँ दी गई, क्या है, कोई डाटा है किसी भी? बिना डाटे के वो सरकार इतना बड़ा होर्डिंग लगा रही है। वो एक बात बताइए, वो तो सरकार बताएगी ना। सर हम लोग तो बता तो मांगे, रही है वो। कहाँ मांगे, हम लोग मांगे, कुछ मिला ही नहीं अभी तक कि आप कहाँ नौकरी दिए, क्या किए, वो डाटा अभी तक नहीं अवेलेबल करा पाए। और वैसे तो यूपी इलेक्शन से पहले 25 रुपये किलो घी मिल रहा था यूपी वालों को, 16 रुपये किलो चीनी दे रही थी स्मृति ईरानी जी, वो सब मिल गया। वो सब जुमला था, वो सब आप कितना ढोई है? वही तो 4 लाख नौकरी वाले भी जुमला है, अच्छा, ये भी जुमला है। जुमला है। खैर चलिए, आप कांग्रेसी इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। सर कांग्रेस से लेकिन ये बताइए, अब आते हैं किसान आंदोलन पे। किसान आंदोलन इस वक्त अभी पिछले 1 साल से लगभग चल रहा है। आने वाले 26 तारीख को इसी महीने में जी जी 1 साल हो जाएगा। जी। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आया है। 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। जी। सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, न ही कोई ये फैसला जो उनका कृषि कानून जिसके खिलाफ आप लोग विरोध कर रहे हैं उसको वापस लेने के मूड में नजर है। देखिए एक बात है, 2014 से पहले का आप मोदी जी का सारा बाइट उठा के देखिए। 15 रुपया, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा पेट्रोल पे बढ़ता था, तब आज आंदोलन होता था। गैस पे 5 रुपये बढ़ जाए तब आंदोलन होता था। अब सरकार में आने के बाद मोदी जी जस्ट रिवर्स कर गए हैं, और उनका ये है कि अब लोग को दिखाई देना गरीब और गरीबी दिखाई देना बंद हो गया।
अब गरीब और गरीबी दिखाई देना बंद हो गया तो कैसे वो किसी का भला करेंगे। जब तक आप किसी को जानना है या किसी का मदद करना है, आप किसानों से मिलिए, किसानों को बुलाइए। जनवरी से अभी तक तो किसानों के किसी भी किसान संगठन के किसी सदस्य को बुलाया नहीं गया, और मोदी जी बोले थे सिर्फ हम एक फ़ोन कॉल दूरी पे हैं। कैसे नहीं, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, आप बोल रहे हैं कि नहीं बुलाया गया? सर 11 दौर की वार्ता के बाद निष्कर्ष क्या निकला? अब एक बात बताइए, जनवरी से अभी तक नवंबर आ गया, अभी तक क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि बुला के फिर किसानों का बात किया जा सके, किसानों से इस मसले पे हल किया जाए? वो सब दिमाग मानसिक रूप से सोच लिए हैं, उन लोगों का फैसला है कि नहीं, इस कानून को रद्द नहीं करना है, क्योंकि ये कि कहीं ना कहीं से बाहरी नहीं, दबाव। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि अभी जैसे बैरिकेड हटाया जा रहा है गाजीपुर से या फिर टिकरी बॉर्डर से, वो बता रहे हैं कि ये तो अभी बॉर्डर ये हटाया गया ना, बैरिकेड हटाया गया है, अब कृषि कानून भी वापस लिया जाएगा। देखिए, संभावनाएं हैं पे दुनिया टिकी है, पूरी जो राजनीति का पूरे देश का पूरा नेचर ही संभावनाओं पे टिका हुआ है। तो संभावनाएं, अगर राहुल जी बोले हैं तो संभावनाएं व्यक्त किए हैं सरकार के प्रति, सरकार इसको माने। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं जो वो भाजपा में बैठे हुए लोग कर रहे हैं कि मोदी जी जो बोल दिए ठीक है, राहुल गांधी जो बोल दिए ठीक है, कोई विरोध नहीं करना है। सुनिए, विरोध वाली बात नहीं है। हम लोग अगर किसानों के मुद्दे पे किसानों के साथ नहीं होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। 330 दिन से हमारे 3 सांसद ये हाँ, पहले हाँ 330 से ये क्या है, ये 330 दिन का क्या है? ये 330 दिन से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से ये हमारा धरना, हमारे 3 सांसद हैं पंजाब से, गुरजीत सिंह उर्जला, रणदीप सिंह बिट्टू और डिम्पा जी, ये तीनों ने इस धरना, किसान के सपोर्ट में ये धरना यहाँ ये किया, बात को रखने का कोशिश किया, धरना देकर किसानों को मांग को। तो वही पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ थे पहले, अब उन्होंने नई पार्टी बनाई है, उनका अगर अलायंस होता है भाजपा के साथ, तो एक कहा जा रहा है ऐसा कि अब सरकार वापस ले लेगी कानून को, क्योंकि ये कैप्टन साहब शर्त रखेंगे कि हम आपके साथ अलायंस करेंगे तो आप कानून। देखिए, इस बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कैप्टन साहब क्या सोच रहे हैं, कैप्टन साहब क्या बात किए हैं, कैप्टन साहब क्या करेंगे, ये उनकी भाई उनकी बौद्धिक क्षमता वाली बात है। इस बारे में अगर आप तो अब आप एक लाइन में ये हमको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए ये कि अब बैरिकेड हटाया जा रहा है, इसको कैसे, किस तरह से, मतलब क्या संदेश आपको लग रहा है, सरकार क्या देना चाह रही है कि अब झुक रही है इलेक्शन को देखते हुए, जो आने वाले दिनों में विधानसभा के इलेक्शन है 5 स्टेट्स में, कानून वापस लेगी सरकार? सर, इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। बैरिकेड हटाया जा रहा है, इसमें कोई संचय नहीं, पब्लिक में मैसेज दिया रहा है कि हम ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन अगर कानून वापस लेना होता तो बैरिकेड हटाने से पहले कानून वापस हो जाती। बैरिकेड हटाना, कानून वापस लेने में फ़र्क है सर। आप एक चीज़ देखिए कि कानून वापस अगर लेना होगा, मेरे को किसी चीज़ को डिसीजन, किसी बात का डिसीजन लेना होगा तो 1 मिनट में होता है सर। 10 नुमाइंदे को बुलाते हैं आप किसान आंदोलन के, बैठ के बात करते हैं, उस पर कानून वापस हो जाता। वापस होकर नया खाका तैयार होता, किसान के भी लोग होते, यूनियन के, बाकी पार्टी के भी लोग होते, एक खाका तैयार करके फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे आप। आपके पास तो बहुत सारे ये हैं, आपके पास इतने इंस्टीट्यूशन है आपके, ये है तो उसमें तो आप खुद ये कर सकते हो। उसमें तो हमसे ज़्यादा बौद्धिक क्षमता उनको है, वो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, उनके पास IAS हैं, जितने आपको एक से एक विद्वान लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। ठीक है, ये बात कहना सही है कि अगर वो कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रहता उनका। खैर, ये तो आपका आरोप मैं इस वक्त मान सकता हूँ, क्योंकि अभी जो सिंह साहब हमारे साथ है, चूँकि ये लंबे वक्त से ये भी जुड़े रहे हैं, करीब से देखे हैं सारे सिस्टम को, सारी चीज़ों को। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी ऐसा अखबार नहीं है जिसमें आर्यन खान की कोई ख़बर नहीं छपी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आर्यन खान को जिस जुर्म में अंदर रखा गया, जेल में रखा गया है, वो जुर्म की इतनी बड़ी सज़ा है। ये जितने भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जितने लोगों को सुना है, जो भी वकील से बात किए हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये सज़ा तो नहीं है,
और दूसरी तरफ वहीं 2 हफ्ते पहले जो पकड़ा जाता है, इतने बड़े मात्रा में ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो केस कहाँ तक पहुँचा है किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन आर्यन खान सुबह शाम यही चल रहा है। देखिए, देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो नशा पदार्थ हीरोइन ड्रग्स देश में प्रतिबंध है, उसको रोकने के लिए एनसीबी है, और इस देश में 10 लाख करोड़ टन का टर्नओवर है नशा का साल का। तो एनसीबी और सरकार दोनों कटघरे में है कि 10 लाख टर्नओवर साल का कैसे हो रहा है नशा मादक पदार्थों का, हीरोइन का। अडानी के पोर्ट पे 3000 टन हीरोइन बरामद हुआ। किसी नेशनल चैनल में सरकार एनसीबी आज तक खंडन नहीं आया कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। 2 खेप की जानकारी थी कि 1 महीने के अंदर में अडानी के पोर्ट पे 3000 टन बरामद हुआ। उससे पहले भी कितना टन आया था, 2 बार बरामद हुआ। कोई इसके विषय में एनसीबी या सरकार, गृह मंत्री, कहीं कोई खंडन नहीं, उस पर जांच नहीं हुआ। लेकिन ये आर्यन खान वाला मामला जो है ये प्रायोजित था। इसमें भाजपा की सरकारें, कुछ मंत्री, यहाँ तक कि फडणवीस का भी नाम आ रहा है, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री का, कि 25 करोड़ की डिमांड हुई थी, एक डीलिंग थी। 25 करोड़ में 18 करोड़ में मामला फाइनल हुआ। ये एक समझ से समझिए कि पहले दाऊद काम करता था, अपहरण और फिरौती का काम करता था, अब सरकारें कर रही है और एनसीबी के साथ मिल के कर रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन में कमिटी के साथ इसकी जांच होनी चाहिए कि सत्य मामला क्या है। अगर यह सत्य है तो देश के लिए इससे बड़ा घातक कोई चीज़ नहीं हो सकता है, खतरनाक कोई नहीं हो सकता है। क्या एनसीबी अब अपराध कर रही है? यह जांच का विषय है कि आखिर एनसीबी का मंशा क्या था, किसके इशारे पर चल रही है एनसीबी। इससे एक फिल्म के सलमान खान का वो 20 साल 18 साल 19 साल का बच्चा के घर में, मान लीजिए अगर उसके पार्टी में 23 साल के बच्चा का अगर पुड़िया बरामद हुआ तो इतना बड़ा शोषण से लेके फिरौती तक की मामला सामने आता है। उसमें जो गवाह हैं वो मुकर रहे हैं कि 18 करोड़ की डील है। इससे बड़ा गृह मंत्री आज पद पर बैठने के लायक हैं? अभी तो तत्काल एनसीबी के डीजी को गिरफ्तार करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए और उसको हटा के कोई ईमानदार आदमी का गठन करके वह जांच करना चाहिए। जितने बम्बे में, महाराष्ट्र में एनसीबी के अधिकारी हैं, उनका जांच होना चाहिए संपत्ति का कि आखिर ये एनसीबी में चल क्या रहा है। तो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो तो फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि हम दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे, मतलब कुछ ना कुछ लाएंगे, साक्ष्य और तथ्य लाएंगे सामने, जिससे खुलासा होगा। जितना वो तो भाजपा के सरकार हैं, उनके पास तो जांच करने वाला भी एजेंसी उनका है, अपराध करने वाले वही लोग हैं। तो इसका वो क्या बम फोड़ेंगे? अभी तो उन्हीं पर आरोप लगा है नो, तो का जवाब देंगे ना। लेकिन जवाब से नहीं होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन में इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए कि सत्य क्या है। क्या देश में स्टार को पहले हम लोग सुनते थे कि भाई कोई अपराधी फिरौती कर रहा है, अपहरण मांग रहा है, रंगदारी मांग रहा है, ये तो अब ये काम अब एनसीबी कर रही है। तो ये जब एनसीबी कर रही है तो फिर गृह मंत्री कहाँ है? लेकिन गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि दूरबीन लगाने के बाद भी, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे वो, यूपी में, कि दूरबीन लगाने के बाद भी वहाँ कोई गुंडा नहीं मिला। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। गृह मंत्री जी का इतिहास क्या है सारे लोग जानते हैं। दूसरी बात रही कि यह देश का दुर्भाग्य है कि जो ताड़ी पार रहा वो आज देश का गृह मंत्री है। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है कि उनको तो भले मेरी बात सुनिए, कोर्ट ने बरी कर दिया ना उनका मंत्री, राज्य मंत्री टोनी, जो 5 किसानों का हत्यारा है, उसके कहने पर हत्या हुई, आज उनके अधीन राज्य मंत्री है। प्रधानमंत्री के कैबिनेट में एक हत्यारा मंत्री है, उस पर आज तक कार्रवाई हुआ। रही बात कि अमित शाह जी कहे कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं 12 बजे रात को गहना पहन के निकलती हैं, कोई उनसे पूछने वाला, लूटने वाला नहीं है। ये भाजपा के गृह मंत्री जी को इतना ध्यान नहीं है कि स्वयं अपना सारा सिक्योरिटी हटा के 12 बजे रात को तनी वो तो पूरा गहना पहन के निकल जाए घर से बाहर, उनका लूट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज है, वहाँ अपराध है, वहाँ हत्या है, बलात्कार है। उत्तर प्रदेश में रह क्या गया है? कोई सिस्टम है? वहाँ तो गुंडागर्दी चल रही है।
उत्तर प्रदेश में आप विकास से इनकार कर रहे हैं। वो जो नारा दावा कर रही है सरकार गलत कर रही है, जो आप ऐसे ठुकरा रहे हो, इनकार कर रहे हैं उनके विकास से। ये इन लोग का विकास जो है शौचालय के बाहर देखिए पोस्टर दिखाई देगा, विकास तो वही दिखाई दे रहा है कि शौचालय के जितने दिल्ली के शौचालय हैं, दिल्ली के शौचालय में जोगी जी का फोटो दिखाई दे रहा है बाहर। हमने कहा कि अरे भाई दिल्ली के शौचालय में जोगी जी का फोटो क्या हो सकता, ये लोग क्या विकास करेगा, शौचालय का विकास करेगा, उसमें भी तो 12-12 हज़ार का लूटे खसोट हुआ है। ये भाजपा सरकार, एक गोरे अंग्रेज चले गए, ये मुखबिरी के काम करते थे, ये काले समझिए कि काले अंग्रेज हैं, इनको भी भगाना पड़ेगा इस देश से। ये आम जनता को फूट डाल के राज करने वाले नीति पर चल रहे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। एक बात बताइए, 370 हटा राम मंदिर बनाया, जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। 500 साल का विवाद ये बता रहे हैं, भाजपा सरकार बता रही है कि हमने ख़त्म किया है, और पूरे देश की जनता से के भावना से जो जुड़ा हुआ था उस मुद्दे को इन्होंने हल किया। अब वो भी भाजपा की सरकार ने किया। राम मंदिर से खुश नहीं हैं आप? देखिए एक बात बताते हैं, हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्म के प्रति आस्था है। हम भी राम भक्त हैं, सारे लोग राम भक्त हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि राम का हम आदर करते हैं। हमारे यहाँ हरे राम हरे कृष्णा होता है, ये कहते हैं जय श्री राम, फ़र्क उतना ही है। ये सब लोग जो हैं चंदा चोर हैं, धर्म के नाम पर फूट डाल के राज करने वाले लोग हैं। ये धर्म के पुजारी नहीं, ये तो भगवान को चुरा लेते हैं। आप देखिए अयोध्या में क्या चल रहा है, राम का चंदा का पैसा हम आप जो लोग इस देश का एक एक व्यक्ति जिसको जितना सकान है वो पैसा दे रहा है, और उसी चंदा के पैसा की चोरी कर रहे हैं। इन लोग का इतिहास उठा के देखिए तो विवादित भूमि पर ज़मीन पर फोटो रख के और चंदा वसूली किए ज़िंदगी भर। ये सब इन लोग का इतिहास तो उठा के देखिए। ये तो सत्ता में आए हैं तो ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा है? इसे सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं। पता है कि विरोध करने वाले का क्या हाल होता है अभी इस देश में, जो सरकार का विरोध कर रहा है। आपको डर नहीं लग रहा है? डर, सत्य कहने में डर, ये तो आज आप कहीं भी चले जाइए, हम तो आज 5 साल से सत्य बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। जो सत्य है, जब सत्य बोल रहे हैं तो आए हमारे सामने। अगर सत्य है तो सत्य बोल रहे हैं, इसमें असत्य क्या है? क्या गृह मंत्री तारी पार नहीं रहे हुए हैं? अगर गृह मंत्री स्वच्छ होते तो उनके अधीन टोनी को बचाते कि टोनी को जेल में होना चाहिए, हत्यारे को। गृह मंत्री अगर ईमानदार होते, लोकतंत्र की उनके शपथ लिए हुए हैं, संविधान का शपथ लिए हुए हैं, और उनके मंत्रिमंडल में एक अपराधी बैठा हुआ है, वो उसी स्टेज पे मौजूद थे जिस स्टेज से गृह मंत्री बोल रहे थे। उन्हीं के बगल में टोनी जी खड़े थे और बोल रहे थे कि यहाँ दूरबीन लगाने के बाद भी कोई अपराधी नहीं मिलेगा। सेंगर तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में थे, निकाल दिया ना, निकाल क्या दिया। ये तो भाजपा की सरकार रेपिस्टों के साथ खड़ी हो जाती है, ये अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, हत्यारों के साथ खड़े हो जाए। जितने देश से आप हम आदमी के पैसा, देश का रुपया, बैंकों का खजाना लूट के जो लेके भाग रहे हैं वो सब गुजराती ही मिल रहे हैं। बाकी देश के कहाँ के हिंदुस्तान में नागरिक ने जो भी लेके भाग रहे हैं सब मोदी जी के मित्र हैं। ये BSNL को, MTNL को ख़त्म कर दिए। जियो मतलब गुजरात मॉडल पे भी आप सवाल उठा रहे हैं? गुजरात मॉडल तो वही है कि बालू हटाइए, माटी हटाइए और नीचे से शराब का बोतल निकालिए और 300 का चीज़ 1000 रुपया बेचिए। ये तो मोदी जी के राज, वहाँ जब वहाँ उनकी सरकार थी तभी से सिस्टम चल रहा है। तो एक गुजरात मॉडल पेश किया गया। गुजरात में इतना भ्रष्टाचार तो कहीं नहीं है। जितने रुपया अरबों खरबों लेकर भागने वाले हैं सब गुजराती हैं। कहाँ हिंदुस्तान का कोई और उद्योगपति भागा? जो भी भाग रहा है सो गुजराती भाग रहा है। तो ये गुजरात का क्या मॉडल पेश करना चाह रहे हैं? शौचालय के बाहर दिल्ली में देखिए, मॉडल पे ये इलेक्शन जीते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? वहाँ का विकास दिखा के पूरे देश में इलेक्शन जीते हैं 2019 का। ये आसाराम के भक्त हैं, आसाराम के भक्त हैं, चेले हैं। तो आसाराम का इतिहास को जानते हैं तो इनका भी इतिहास जानिए। ये लोग विकास नहीं करने वाले हैं, ठगी हैं, ठग करते हैं। आप हर हर मोदी, घर भर मोदी, 15 लाख देने का, जॉब 2 करोड़ देने का घोषणा करके सत्ता में आ गए। 5 पैसा पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता था तो ये लोग रोड पर चूड़ी भेजते थे प्रधानमंत्री, और जो 400-300 का सिलेंडर था आज 1000 रुपया हो गया, कमर्शियल 2000 हो गया, पेट्रोल हो गया 120 का, डीजल 110 का हो गया, टमाटर हो गया 100 रुपये केजी, प्याज हो गया 60 रुपये केजी। ये सरकार जो है भ्रष्टाचारी है। ये सिर्फ
उद्योगपतियों के दलाल हैं, ये सरकार नहीं चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने पर उमादे हैं। महंगाई बढ़ी है तो आदमी का आमदनी भी तो बढ़ा है, इससे काहे इनकार कर रहे हैं? आमदनी तो घट रहा है और महंगाई बढ़ रहा है। सरकार का तो यही लोकतंत्र है। आम देश के रिजर्व पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में आप जो है, आपका विकास स्तर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे आ गया। आप खालिस्तान और तालिबान के थी जितना इनकम है, जो ग्रोथ है, उसके आसपास आप आ गए। ये मोदी जी कहाँ देश को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए, इस चीज़ को देखिए। ये देश के लिए घातक हैं और प्रधानमंत्री का कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित होगा। ये देश में प्रधानमंत्री हर व्यक्ति, हर वर्ग को ठगने का काम किया है। मतलब आप उनके विकास से खुश नहीं हैं? इस देश में विकास अगर होता तो हम उनके साथ होते। वहाँ बताएं, जितने भी सरकार, पिछली सरकारें, कांग्रेस सरकार जो भी लगाया उसको ही बेच रहे हैं। जो बेटा कामयाब, तो पैसा ज्यादा आएगा ना देश में भाई, आप भाई ज्यादा तेजी से ये वही बेटा कामयाब करेगा। वही बेटा कामयाब होता है जो संपत्ति को अर्जित करता है, और नकारा बेटा होता है जो संपत्ति को बेचता है। तो यह देश के मोदी जी ने उसमें कौन सा ऐसा संपत्ति को खड़ा किया था जो उनको बेचने का अधिकार मिला? इन्होंने तो बेचने का काम किया है। देश के सारे संपत्ति को, लाल किला तक को बेच दिया। यह देश में प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य है कि ऐसा घटिया देश को प्रधानमंत्री मिला। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सीधे सीधे। अब हम BS मलिक साहब के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त अभी ये दावा कर रहे हैं या फिर जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सही है। मलिक साहब, सुना आपने इनको, सिंह साहब को? जी। वो तो सीधे बोल रहे हैं कि देश का जो मौजूदा वक्त में जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर बोल रहे हैं कि इससे घटिया प्रधानमंत्री और घटिया मॉडल कभी नहीं देखा हमने। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखो, मोदी साहब ने ये इस बात को समझना चाहिए। जब 2014 में आए तो क्या अगर उनकी क्या हवा थी और आज उनकी क्या हवा चल रही है देश के अंदर। और कभी भी आदमी ने अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आदमी तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो। प्रधानमंत्री जी की वो लास्ट कुर्सी है, वो भगवान की कुर्सी है जहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने हर वर्ग के जो है ना व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और किसान और मजदूर का सम्मान करना चाहिए। जब 11 महीने से जो है ना किसान यहाँ बैठे हैं और मतलब जो प्रधानमंत्री, मैं विशेष तौर पर जो है ना ये बात कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, जो वर्ग तुम्हारे साथ अब है वो उस वर्ग ने वोट नहीं दे रखा है। जो वर्ग जो है ना रोडों पर बैठा है उस वर्ग ने जो है ना आपको प्रधानमंत्री बनाया है। उस वर्ग ने प्रधानमंत्री, जिस वर्ग के खिलाफ चल रहे हो आप। और ये इसकी आप जो है ना क्या आग्रह हैं, सर आप पूरे इंटरनेशनल पे जो है ना ये मैं सर्वे करवा लो कि आप जो है ना क्या आग्रह हैं, जब जिस टाइम पर 2014 में आए तो आप जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आज के टाइम पर जो है ना ये अगर 100 में से अगर कोई नंबर करता है सर, तो उनके नीति, हम सवाल ये सीधे पूछना चाह रहे हैं, वो छोड़ दी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो खैर वो अलग सवाल है, मुद्दा है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो सरकार कर रही है इस वक्त अभी, वो ठीक है या गलत है? देखो, सरकार जो है ना क्या किसानों के साथ जो है ना बहुत बड़ा न्याय कर रही है और इसकी सज़ा मतलब जो है ना क्या आग्रह मिलेगी, क्योंकि सज़ा तभी मिलती है जब आदमी की रेपुटेशन खराब होती है, सबसे बड़ी सज़ा है। लेकिन जो वादा आप लोगों ने राजस्थान में भी तो किया था, राजस्थान की हालत भी तो अच्छी नहीं है। नहीं, राजस्थान में कुछ नहीं, में अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वो कुछ हो जाता है। इसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बता रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए सरकार पे आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आग्रह हैं। जो यहाँ पर जो ना अपराध चल रहा है वो ऐसा अपराध कभी जो ना, इमरजेंसी तो कुछ भी नहीं थी, इमरजेंसी का तो कोई रोल नहीं था इसमें। इमरजेंसी में तो वही आदमी थे जो आदमी जो अंदर डालने के लायक थे वो अंदर डाले गए। इमरजेंसी में कोई गलती नहीं है। अगर संजय गांधी नहीं, इसको ठीक कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है जो इस पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है, क्वेश्चन मार्क लगता रहा है इमरजेंसी को लेकर। इसलिए ये मत बोलिए कि वो ठीक है, इमरजेंसी सही था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इस वक्त अभी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, ये आप जान रहे हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, जो मोदी सरकार आने से पहले बार बार दावा किया गया और इसी बात पे कहीं ना कहीं सरकार बनी भी थी भाजपा की कि इन सब चीज़ों को दूर किया जाएगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, सुरक्षा मिलेगा। इन सब चीज़ों पे कहीं पे अभी नहीं दिख रहा है कि
सरकार काम कर रही है या कामयाब हुई है, बावजूद इसके विपक्ष पूरा खामोश है, कोई बोल नहीं रहा है। देखो मैं 2015 में सुवर्ण स्वामी से मिला था और मैंने उसके सामने जो है ना बात रखी थी। सुवर्ण स्वामी से मेरी मुलाकात नटवर सिंह जी के पास हुई थी। नटवर सिंह जी ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया था, तो मैं 2015 में उनके पास गया था। ये बात मैंने कहा थी आपसे, जो ना राज्यसभा में पार्लियामेंट में कोई काबिल व्यक्ति नहीं है आपके मुकाबले में, और जो ना या मनमोहन सिंह जी हैं या आप हैं या पी चिदम्बरम साहब हैं, जो देश के बारे में इस सिस्टम को जानते हैं, या कपिल सिब्बल साहब से हैं। तो जैसे नेता अलग होता है, एक अर्थशास्त्री अलग होता है, तो उसमें ये नहीं कि मैंने उनको सामने बात रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई भी आदमी अपने पास जो जितने भी पास हैं वो ऐसी छवि के रख रखे हैं जो अपराधी हैं। दूसरी बात ये है कि कोई भी आदमी के में पढ़ा लिखा नहीं है। जिस लाइन का व्यक्ति होना चाहिए मंत्रालय में, उस लाइन का व्यक्ति नहीं है उसमें। विदेश में वित्त मंत्रालय में लगा लो आप, जो ना यानी कि किसी भी मंत्रालय में लगा लो, तो ये मतलब जो ना इनको नुकसान जो ना मोदी साहब को झेलना पड़ेगा इस बात का। कैबिनेट में कोई भी आदमी जो ना सर्व चापलूस हैं, इनको सब मतलब जो ना सुझाव देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है अगबे जो ना। तो प्रधानमंत्री जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उसमें जो है ना अगर कैसे बोल रहे हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस के जानकार हैं, आप बोल रहे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। देखो प्रधानमंत्री जी के आग्रही सबसे बड़ी है आदमी की नॉलेज और उसका नॉलेज, और जो उसका उसके संस्कार, उसकी सोच, सबसे बड़ी डिग्री ये है। लेकिन उसमें उन बदलाव करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जो ना साइड में हैं वो उसको गलत सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि मेरी गुजरात भवन में उनके साथ मुलाकात हुई थी, मैंने एक ही बात रखी थी कि भाई प्रधानमंत्री जी, इस शरीर के भी दो ढांचे हैं, मतलब आत्मा ऊपर चली जाती है, ढांचा नीचे रह जाता है। और उसके बाद जो है ना ये 2000 पहले से मुलाकात हुई थी कि उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने, जब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट की हवा चल रही थी इनकी, तो उस टाइम पर ये मेरी मुलाकात हुई थी गवर्नर साहब और एक सीएम साहब के साथ में। तो उस टाइम पर जो है ना ये बात मैंने रखी थी, लेकिन उन्होंने मेरे को गले लगा कर ये बात कही थी कि भाई तुम मेरे भाई हो और जो है ना यानी कि मेरे दोस्त हो, और यानी कि तुम मेरे लिए काम करोगे, कांग्रेस को छोड़ दो। मैंने उनको साफ कह दिया था कि मैं कांग्रेसी आदमी हूँ, और जो है ना क्या आग्रह में जो आपने वायदा करवाया है मैं उसको निभाऊंगा पूरा। बहुत शुक्रिया। ये BS मलिक साहब थे। कांग्रेस में जो है ना मैडम सोनिया जी, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, मतलब जो है ना एक अच्छे व्यक्तियों को जो है ना अपने पास रखना चाहिए। जैसे पंजाब का झगड़ा है, पंजाब के झगड़े में कैप्टन साहब को जो है ना आप जो है ना मनाइए, और कैप्टन साहब मान जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कैप्टन का एक अब कैसे मानेंगे सर सरकार? वो तो डायरेक्ट कैप्टन साहब बोल रहे हैं अब वक्त निकल गया है समझौता का, नई पार्टी बना ली, अब कैसे मान जाएंगे? क्या आग्रह हैं? अगर हम यानी कि अच्छी सोच के व्यक्ति उनके पास जाएंगे तो वो मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी अच्छी सोच के व्यक्ति नहीं है? अच्छी सोच के हैं, लेकिन क्या आग्रह यानी कि बात जो है ना कहीं की जो ना जो बीच में लोग हैं वो नहीं होने दे रहे, और जो ना मान जाएंगे। क्या आग्रह यानी कि हमने भी कोशिश करी है, लेकिन उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, और मैं यानी कि वो उनको रखना बहुत ज़रूरी है। आप ही के सहयोगी बता रहे हैं, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि अच्छे सोच का कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो कैप्टन साहब फिर वापसी कर लेंगे, घर वापसी हो जाएगी। देखिए एक चीज़ है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा। ऊंचा नीचा परिवार में 5 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, सबकी अपनी अपनी मनोकामना होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है। कैप्टन साहब की भी अपनी इच्छा है, मनोकामना है। थोड़े दिन के लिए आदमी राह भटक जाता है, गुस्सा में होता है बच्चा घर का, फिर एक समय आता है कि उसको परिवार में ही वापस आना पड़ता है, क्योंकि परिवार में आने के बाद भी उसका एक अपना जो एक बात तो मानिए बाबा आप कि कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस बहुत ज़्यादा बिखर गई, ये तो मानेंगे आप इस बात को? देखिए क्या है कि हमारे में थोड़ी सी कमी है। जो हमारी जो योजनाएं होती है, बातें होती है संगठन के लिए, ये हम ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा पाए। बीच में संगठन में भी बीच में 2 साल ये आ गया कोरोना में हम लोग तो खुद किसका फेल्योर, लीडरशिप का फेल्योर देख रहे हैं या जो नीचे जो काम कर रहे हैं उनकी किसकी कमी? जो भाजपा आज कामयाब हो रही है, देखिए हमारी कम्युनिकेशन गैप हो गई, थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हुई, उसका फायदा मिला भाजपा को। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर से हम लोग लगे हैं
युद्ध स्तर पे हमारी तैयारी चल रही है। सारे अच्छे लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं। अब सारे उत्तरदायित्व जो है उनको अपॉइंटेड किया जा रहा है और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। हम सब देखिए, पहले भी कांग्रेस गई थी, वीपी सिंह के समय गई थी, इंदिरा जी के समय गई थी, बाकी आपको पहले भी आपके अटल जी आए थे। तो लगता था कांग्रेस का ये, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस सोच है जो देश को बांध के रखी है। आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले सारा मूवमेंट्स देख लीजिए, तो इस विचारधारा को आप नहीं मार सकते हैं। थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है, हाँ, कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं और अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो पद के प्रलोभन और इस टाइप का जो होता है, कुछ लोग की गलतियां होती हैं जो पदासीन सरकार को पता होता है, उसका भी फ़ायदा पदासीन सरकार उठाती है। तो इसमें किसी को नहीं आप बोल सकते, किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। समय है, हमारी भी समय आएगा, हम लोग भी वर्किंग कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि पहले क्या थे अब क्या है। 2014 और 2021 को जनता देख रही है और जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या करना है। हम लोग तो उन पे छोड़ दिए, आप पहले भी हमको देखे और आगे मौका दीजिएगा, फिर आप देखिएगा। देखिए, बाबा बोल रहे हैं कि हम महत्वाकांक्षी हैं। उम्मीद है कि अगर इससे पहले भी ऐसे हालात हुए थे देश में, जिसके बाद हमारी वापसी हुई थी। चलिए, अब तो खैर ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। आपके साथ हम आखिरी सवाल लेते हैं आपसे ही। उत्तर प्रदेश में जो दावा कर रही है भाजपा सरकार, ख़ास करके योगी जी बोल रहे हैं 350 सीट आएगी, आप मानते हैं या इनकार करते हैं उससे? हमें लगता है कि इस बार योगी जी को 3 सीट जीत जाए तो बहुत है। खुद चुनाव हार रहे हैं, अब तो वो ना मुख्यमंत्री रह जाएंगे ना मठ के जोगी रह जाएंगे। आने वाला समय उनका उत्तर प्रदेश के जेल में दिखाई देने वाला है। वो जो अपना केस 200 से अधिक आपराधिक मामले उनके ऊपर जो लगे थे उन्होंने वापस ले लिया। वह सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की और सारे केस उन पे खुलेंगे। उन पे बहुत ऐसे चार्ज हैं। जोगी जो होता है और जो जिनके पास वो दयावान होता है, तो जोगी जी सिर्फ जोगी हैं, दयावान नहीं है। आज देश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का जोगी जी मुख्यमंत्री हुए और कोरोना काल में लाशें जो है सड़कें पे दिखाई दे रहा था, कोई उठाने वाला नहीं था। लाश को भी सम्मान नहीं दे पाए, देश को ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए, रोजगार भी नहीं दे पाए। ऑक्सीजन का आप लोग वो मत लगाइए उनके ऊपर, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि सदन में खड़े होके भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई नहीं मरा, और आप लोग बार बार कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से मरा है। आप जिस जगह जंतर मंतर बैठे हुए हैं, यहाँ दिल्ली के छोटे रिचार्ज आरएसएस के, केजरीवाल जी के दिल्ली में भी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, कहीं ऑक्सीजन दे पाई केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार? ये बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में नदियों में लाशें तैर रही थी, सम्मान तक की सरकार नहीं दे पाई, इलाज नहीं दे पाई। वह सरकार को तो नैतिकता रह गया है कि वो शासन में रहे। जोगी जी सिर्फ पोस्टर और प्रचार और के बल पे, और ये उनके जो ये आज माहौल जो उत्तर प्रदेश के गुंडागर्दी का जो माहौल बन गया है, तो हम उनको मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, हम उनको वो आज के डेट में मठाधीश, पहले जो गुंडे होते थे न, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं रह गया। अगर लोकतंत्र होता तो किसान का हत्यारा आज कैबिनेट में मंत्री नहीं होता, गृह राज्य मंत्री नहीं होता। जो मुख्यमंत्री अपने देश के कातिल को इंसाफ नहीं दिलवा सकता है, बलात्कारी को बचा सकता है, वह मुख्यमंत्री के रहने के लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं हम कह रहे हैं, 5 राज्य का चुनाव होने जा रहा है। भाजपा का पतन इन 5 राज्यों से शुरू होगा और भाजपा का नाम लेने वाला इस देश में हमको लगता है कि अब कोई व्यक्ति इनको नाम जो है नहीं लेने वाला नहीं रह जाए। नहीं हुआ, लेकिन भावना में आके आप लोग कुछ बड़ा बड़ा वादा तो नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव? भावना की बात हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का भी आप शासन देखिए। नहीं, शासन भावना इसलिए बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी जो वायदा कर रही हैं, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, जो हम लोगों की समझ है अपनी, उस कैलकुलेशन करके बता रहे हैं।
5.5 लाख करोड़ का बजट 2021-22 में सरकार ने पेश किया है। आज जो प्रियंका जी वायदा कर रही हैं, जैसे स्मार्टफोन देंगी वहाँ की इंटर पास लड़कियों को, जो स्नातक पास या ग्रेजुएशन पास होंगी जो लड़कियाँ, उनको स्कूटी दी जाएगी, साल में 3 सिलेंडर दिया जाएगा, 10 लाख का बीमा दिया जाएगा इलाज के लिए, और भी ऐसे कई सारे वादे किए हैं। इन सब को अगर कैलकुलेशन अगर किया जाए, अगर देखा जाए, तो लगभग 6-6.5 लाख करोड़ का ये पूरा खर्चा बैठ रहा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का जितना सालाना बजट है उससे ज़्यादा का तो वायदा कर रही है सर, मतलब ये कांग्रेस या फिर आपके प्रियंका जी, ये करेंगे कैसे? ये भावना में आके नहीं हो रहा है ये सब? भावना नहीं है। जब सरकार के पास अच्छा सोच और इच्छा शक्ति होगा तो ये सारा चीज़ संभव है। आज हम कहते हैं कि जोगी जी भी अगर उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती तो ये जो पोस्टरों पे प्रचार प्रसार में अपने चेहरा को चमकाने में ये जो रुपया खर्च कर रहे हैं, अगर उसी रुपया को वह विकास में खर्चा करते, रोजगार में खर्चा करते, मेडिकल में खर्चा करते, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। उत्तर प्रदेश अभी पूरे देश में सबसे तेज़ी से 1 नंबर पे है, विकास करने वाला प्रदेश है वो। अब फिर आप बोल रहे हैं विकास विकास विकास। आज ये उत्तर प्रदेश का जो विकास का ढोढरा जो पीट रही है सरकार, ढोल पीट रही है, वो भी कागजों में है। कागजों में क्या है? बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं स्टेज से चढ़ के। तो स्टेज पर होर्डिंग में ही पर विकास है। अस्थाई जब ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो लोग के पास आज चावल दाल सब्जी बनाने की स्थिति में नहीं है। सभी के घर मिडिल क्लास और गरीब के परिवार में आज के स्थिति में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है आज ये आपका देश। उत्तर प्रदेश में विकास नहीं है, विनाश की तरफ जा रहा है। वहाँ विकास नहीं है। ये सब कागजों और ढोल प्रचार और ये नेशनल चैनल जो उनका गोदी मीडिया है उस पर दिखाई दे रहा है, बाकी हकीकत तो उससे दूर, लाखों दूर है। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं, एक हाई स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, अमृतसर पंजाब से। सर, सुना आपने, सिंह साहब बोले, बाबा बोले, मलिक साहब बोले, सबको सुना। किस बात का विरोध करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी उचित दिलेरी के साथ सभी के साथ आप कर रहे हो, नहीं तो गोदी मीडिया तो घर में बैठा हुआ है। ये आपने राकेश जी की बात की कि आपको डर नहीं लगता। मुझे ये बताओ कि आपको डर नहीं लग रहा है कि ये आप डिबेट कर रहे हो, हमारे से ले रहे हो और आप भेज रहे हो आगे, आपको तो डर लगता होगा। अगर आपको डर नहीं लगता तो हमें भी नहीं लगता। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इन्होंने कानून बनाने हैं तो कानून अच्छे बनाएं। देखो 1947 से पहले और बाद में कुछ कानून ऐसे थे अंग्रेज़ों ने बनाए हुए जो साइलेंट पड़े हुए थे, और वो कानून जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और 200-300 कानून है, मुझे पक्का नहीं पता, वो ख़त्म कर दिए गए हैं जो मतलब के नहीं थे, 400 कानून। और अभी सब हिंदुस्तान के किसान और आम नागरिक और मीडिया आप जैसे वो करला रहे हैं कि ये 3 कानून काले ख़त्म कर दो। तो ये बहुत बड़े कानून हैं जो ज़रूरी लागू करने हैं, करने हैं तो ये कानून बनाने चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत सहमति है बीजेपी की। ये कानून लागू करने चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट में सालों से 20-20 साल, 25-25 साल से केस चल रहे हैं और लोग मर जाते हैं तब भी केस चल रहे हैं, वो इनको कानून बनाने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में केस ख़त्म हो जाने चाहिए। एक बात, साथ में ये लोग अपने पार्टी के कोई चेयरमैन बनाते हैं, कोई ये बनाते हैं। सर, ये उसके प्रक्रिया पे नहीं, उस पे हम बात नहीं करना चाह रहे सर, वो लंबी पड़ी, उस पे हम नहीं, हम अभी मौजूदा वक्त में जो चल रहा है हालात उस पे बात करें। क्या करना चाहिए सरकार को, क्या नहीं करना चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अपोजिशन की पार्टी, वो सवाल उठाएगी, सेशन चलेगा, बात होगी, उस पर हम नहीं बात। अभी जो हालात इस वक्त हैं उस पर बात कर रहे हैं सर। क्या करना चाहिए, क्या नैतिक है, अनैतिक है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो इन्होंने सब अपने चेयरमैन बनाए हुए हैं, अपने हिदड़े बनाए हुए हैं, इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के और सेशन कोर्ट के जज भर्ती करनी चाहिए, ताकि लोगों का फैसला खत्म होना चाहिए। इसके बाद आप बोलो, आपने अगला सवाल क्या किया? हम ये पूछ रहे हैं सर, बात हम ये करना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो देश में हालात हैं, ये मैंने पहले भी पूछा है, बाबा बता रहे थे, सिंह साहब बताए हमको इस पे कि अभी हालात ठीक नहीं है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा है, दिनों दिन तेज़ी से चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है, आमदनी कम होती जा रही है, रोज़गारी बेरोज़गारी
दर बढ़ती जा रही है, बावजूद सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है, ऐसा आरोप है आप लोगों का। अपोजिशन कुछ नहीं कर रहा है इस पे। ये अपोजिशन, ये लोगों को पता चल गया है कि अपोजिशन जो है वो देख रही है कि लोगों ने इनको गलत वोटें डालकर और सरकार बनाई है। और एक बात ये कि ये जो महंगाई वाली आप बात कर रहे हैं, ये जो सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, आप भी समझदार हैं। हम लोग 300 रुपये का लेते थे, अभी 1000 रुपये का ले रहे हैं। और ये हमारे से पैसे इकट्ठे करके उधर दे रहे हैं, एक साइड से लिए और दूसरी साइड से दे दिए। ये देखो गवर्नमेंट दे रही है, हम लोग दे रहे हैं गरीबों को, हम बांट रहे हैं, हमारे पैसे से लग रहा है वो। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इनको अच्छा काम करना चाहिए। जो इन्होंने बोला है, ये पब्लिक ने, हमारे साथ वाले भाइयों ने बोला है, ये बिल्कुल साफ, दुरुस्त और ठीक बोला है। और प्रिंसिपल साहब भी उसी बात की वकालत कर रहे हैं जो इन लोगों ने बोला था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं किसानों के मुद्दे पे पहले बोलना चाहूँगा, बताइए। और एक विषय और है मेरा जनसंख्या विस्फोट पे। जो बीजेपी ने 3 एजेंडे स्टार्टिंग से ये लेके चल रहे हैं कि 3 इनके मुख्य विषय थे, राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड, जिनमें से इन्होंने राम मंदिर का तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, वो एक राजनीतिक अरे क्या षड्यंत्र बात कर रहे था। हैं सर, सुनो बड़ा सुनो, मुद्दा नहीं था। बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं था कि उससे देश को कोई फायदा नहीं है। वो मंदिर बना दिया या उसका क्या बना दिया, उससे देश को या किसी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही, ना उसको शिक्षा मिल रही है। उसकी बजाय यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी, जो कि उसके बराबर में मुस्लिम भाइयों ने इस सोच को समझा है कि वो पिछड़े हुए हैं शिक्षा के स्तर में। अब आगे आधुनिक शिक्षा की तरफ वो बढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं वहाँ। तो हमें तो ये लोग पिछले 13वीं 14वीं सदी में जीना सिखा रहे हैं कि नहीं, आप वो घंटी बजाए जाओ, बच्चों को पढ़ाओ मत। ये षड्यंत्र विदेशी लोगों का था, जो हमारे मठाधीशों को फंडिंग करते हैं। वो इसलिए करते थे कि हिंदुस्तान के बच्चे यदि पढ़ के आगे निकल गए तो तुम लोग पिछड़ जाओगे। और ये एक सीनियर जॉर्ज बुश, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने एक बार अपने स्कूल में एक वक्तव्य में स्टेटमेंट भी दिया अपने अमेरिका के बच्चों को कि आप लोग मैथ और साइंस पढ़ना शुरू करो, नहीं तो चाइना और इंडिया के बच्चे आपको पीछे छोड़ देंगे। एक बात ये है, मंदिर की तो चलो छोड़ो। दूसरी बात है जी जनसंख्या विस्फोट, जिसके कारण से देश में अनेकों समस्याएं पैदा हो चुकी हैं और हो रही हैं और होती रहेंगी। बिजली की कमी है, या पानी की कमी है, या शुद्ध हवा की कमी है, या रोज़गार की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, सभी कमियां हैं। एक चीज़ फालतू है, उसको कम कर दो, सारी फालतू हो जाएंगी। इतना भयंकर जनसंख्या विस्फोट है। ये लोग कहते हैं, बीजेपी स्टार्टिंग से कहती है, वाजपेयी जी भी कहते थे, ये भी कहते हैं, 60 करोड़ युवाओं का देश है। अरे किसी के कुल्लों पे पैंट तो टिकती नहीं है, उसको मिलता क्या है खाने को? नस्ल डाउन होती जा रही है। बच्चा 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा सकता, उसको खाने को मिल क्या रहा है? जब एक अनार 100 बीमार होगा तो कैसे पूरा पटेगा? दूसरी बात, ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक इसमें एक और ख़ास बात है जो इन्होंने लागू की, बहुत पुरानी, जिस पे ये आवाज़ उठाते रहते थे, हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके कारण से आज घरों का ताना बाना, आपसी भाईचारा, गांव का, गवांड का, शहर का, रिश्तेदारों का बिगड़ चुका है। क्योंकि कानून कहता है कोई किसी से भी शादी करो, चाहे अपने मामा की लड़की से करो, चाहे चाचा ताऊ की लड़की से करो। और हिंदू हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। हिंदू संस्कृति को बचाएंगे, हिंदू संस्कृति को बचाएंगे। शास्त्र और वेद तो ये बोलते ही नहीं है। वो तो बोलते हैं आपको 3 गोत्र बचाने हैं, 7 पीढ़ियों तक विवाह नहीं करना। उस पर क्यों नहीं करते? ये जो आपसी भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, वो लोग निराश होकर के कोई एक्शन ले तो जेल हो जाती है, और नहीं करे तो घुट घुट के मरता है। उसको मरने के सिवाय फांसी खाने के खुद कोई चारा नहीं बचता है। हिंदू मैरिज बिल कौन लाया था? नहीं, जो भी लाया था, कौन लाया कौन था? देखिए, ये नेहरू जी के समय में आया था। लेकिन अगर उसमें कमियां थी, उस वक्त लोग भारत की जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने जो बुजुर्गों से संस्कार चलते आ रहे थे उसी पे आधारित था। अरे सर, आज भी पता नहीं बहुत कैसे कैसे बोल रहे हैं। खैर, दूसरी बात, हम पहले सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं, बोलिए, जनसंख्या विस्फोट के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं सर? हम कहना चाह रहे हैं कि इस पे जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए आप बताएं? इसमें कानून बनाए सरकार। कौन विवाह के लायक है, कौन नहीं है। टीबी का मरीज है, वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, वो टीबी के मरीज पैदा हो रहे हैं। ये शास्त्रों में, वेदों में लिखा है कि विवाह के योग्य कौन है। नहीं, एक मिनट, आप इसका जिम्मेदार आप
जनसंख्या को बता रहे हैं या सिस्टम का फेल्योर है? सिस्टम का फेलियर किस तरह से है इस सिस्टम का तरह से failure? फेलियर है, जिस चीज़ को ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी की। जिन मुद्दों को लेकर के ये सरकार में आते हैं उसको कभी नहीं छेड़ते, जो देश की भयंकर समस्या है। अगर ये तो सब आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि जो टीवी का मरीज है वो भी शादी करके टीवी वाला बच्चा पैदा, तो शादी करने से पहले अब सबकी जांच होनी चाहिए कि कौन फिट है कौन नहीं फिट है, तब शादी करनी हाँ चाहिए। जी, ये तो हमारे शास्त्र बोलते हैं, वेद बोलते हैं, जिनको ये लोग पढ़ते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ही वेद लागू होगा ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें हिंदू राष्ट्र की कोई बात अरे नहीं। तो भाई लोकतंत्र में आप कैसे वेद लागू कीजिएगा आप? नहीं नहीं, हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुओं के लिए भाई, तो जिसका संख्या तो हिंदू के अलावा भी और भी मजहब के धर्म के मानने वाले लोग हैं ना, उनको कैसे आप वेद पे चलाइएगा? उनका ये चलाएंगे, वो कानून बनेगा राष्ट्र के लिए, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट की बजाय आप भारत विवाह अधिनियम बनाइए। तो भारत विवाह अधिनियम पे हाँ। वेद कैसे लागू कीजिएगा सर, वही तो बताइए। सुनिए। ये लोकतंत्र है। उसमें वेद की बात नहीं है, वेद की बात तो बीजेपी वालों के लिए है, जिसका ये ढिंडोरा पीटते हैं और उसको लागू नहीं करते तो हैं। मतलब ये वेद वहाँ लागू किया जाएगा जहाँ बीजेपी के सपोर्टर होंगे, हिंदू होंगे, उनको जांच पड़ताल के शादी कर की नहीं जाएगी। नहीं नहीं, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। ये साइंटिफिक विषय है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। साइंटिफिक तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं ना, मैं इसका बिल्कुल भी नहीं। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। महारानी एलिजाबेथ लंदन वाले जो हैं, उनके परिवार में 32 बीमारियां हैं, हर सदस्य को बीमारी है। कारण है कि अरे वो बीमारी है तो उसका इलाज करवाने के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाए, डॉक्टर्स पैदा करे, बनाए, उनको अच्छे अच्छे डॉक्टर निकाले वहाँ। ये समाधान है या शादी करने से पहले उनका बीमारी का जांच हो, ये समाधान है? कैसे जवाब दे रहे ये हैं तो सर इनके एजेंडे में ही नहीं है ये सब चीजें। आप मेरी बात को समझिए, भारत विवाह अधिनियम बनाए, ये एक विवाह और जितने बच्चे करने, एक या दो, आप वो पैदा करें। ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है देश के लिए, जिसके कारण से सभी चीज़ों की कमी पड़ रही है। आगे आगे ऐसा होगा, इन्होंने तो ज़मीन छीनने की प्रक्रिया बना दी है किसानों से, अनाज आएगा कहाँ से? अब ये कॉन्ट्रैक्ट खेती करवा रहे हैं कई सालों से, अफ्रीका में है, इधर साउथ अमेरिका के देशों में है, दाल वगैरह वहाँ से आ रही है। हमें भी पता चला था कि भी आप कनाडा में जाके खेती कर सकते हैं, आपको लीज़ पे 50 साल के लिए, 49 साल के लिए ज़मीन मिल जाएगी। वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ड्यूटी लगेगी, कितना महंगा पड़ेगा। जबकि मैं एक किसान संगठन से जुड़ा रहा, ऑल इंडिया फार्मर वेलफेयर एसोसिएशन से, हर 13 अगस्त को हम लोगों ने प्रयास करते रहे हर प्रधानमंत्री से मिलने का, और ये 99 से लेके 2000 तक वाजपेयी जी की सरकार थी, कभी नहीं बात की उन्होंने। ठीक है, हमें मिले एक बार हुकुमदेव नारायण जी यादव, जो कृषि राज्य मंत्री थे, उस समय राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, वो लखनऊ गए हुए थे। उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें रखी, पार्टी के मंत्री होते हुए अपने ऑफिस में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें रखी। मैं उनको बहुत ईमानदार व्यक्ति मानता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में बैठे, हमें यहाँ कुछ कहना पड़ता है, जब हम संसद में होते हैं तो हमें कुछ और बोलना पड़ता है, जब हम किसी रैली में जाते हैं मंच पे कुछ और बोलना पड़ता है। देश की व्यवस्था खराब है, जब तक ये नहीं सुधरेगी तो कोई क्रांति नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं होगा। ये उनके शब्द हैं जो मैं ऑफिस के, जो मैं आज यहाँ आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सी बातें थी उनकी जो बिल्कुल सटीक थी, लेकिन उन्हें हाथ जोड़ लिया कि हमारे बस की बात नहीं रही है अब, और वो बिल्कुल बेबाक बोलते थे। अब रही किसानों की बात कि मोदी जी बोलते हैं 2022 में दुगनी कर देंगे, नहीं, ये काम पहले कांग्रेस गवर्नमेंट कर चुकी है, इंदिरा जी के समय ये हो चुका है। हमारे यहाँ देसी बीज होते थे, उससे पहले हम अपने बुज़ुर्गों से, मैं किसान परिवार से ही हूँ, ताऊ से, दादा से सुनते थे, 8-7 मन पर एकड़ अनाज निकलता था, गेहूँ चना जो भी है। जब हरित क्रांति आई 70-71 में, उस अनाज की पैदावार 3 से 4 गुना होगी, जो कि 8 मन की बजाय 8 कुंटल पैदा होने लग गया। तो 4-4 गुना पैदावार हुई और रेट भी बढ़े। तो उनकी खुशहाली इतनी बढ़ी कि जिनके कच्चे मकान थे वो उस टाइम के आज पक्के मकान हैं। अगर आज कोई नया पक्का मकान गांव में किसी हरियाणा, पंजाब, यूपी या जहां भी जो भी खेती आधारित प्रदेश हैं, उनमें अगर कोई पक्का मकान बन रहा है तो सिर्फ 2 व्यक्तियों का बन रहा है, या तो उनके घर में कोई सरकारी नौकरी है, या उनकी कहीं ज़मीन एक्वायर हुई है, बिकी है, रोड में आ गई या किसी सेक्टर में आ गई वगैरह, वो पक्का मकान बना लेते हैं। वरना किसान की हालत ये है कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, गाय भैंस रखता है, दूध बेचता है, अपना बच्चों का मुंह पूछ करके दूध बेच करके उन बच्चों की फीस भरता है। देश की ये हालत होगी है अन्नदाता की कि अपना पेट काट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और वो भी नहीं मिल रहा है उनको। सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहाँ कुछ नहीं है।
सब सिफारसी भर्ती होते हैं। किसी को इंटरव्यू ले लो, कई वीडियो आते हैं, कई जगह के डीएम साहब गए हैं, वहाँ टीचर्स का इंटरव्यू लिया, उसको यही नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिस उम्मीद से, मैं इनका ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने गलत तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस उम्मीद से भाई एक व्यक्ति कांग्रेस की जो फेलियर थे, इनको उम्मीद करके पब्लिक क्या करेगी, दूसरे की तरफ नज़र डालेगी कि शायद ये कुछ कर दे भला देश का। अब ये भी उससे बुरी रात में, ये तो जो बनाया था उसी को बेच रहे हैं, तो देश चलेगा कैसे, ये तो बेच के निकल जाएंगे। ये तो इतना बुरा हाल इन लोगों ने देश का कर चुके हैं कि अंग्रेज़ों से भी बुरा। ये तो ऐसा व्यवहार करते हैं, लगता ही नहीं है कि ये इस देश के नागरिक हैं। पब्लिक को, इस देश के नागरिकों को राजद्रोह, इनके पास एक कानून है, जो सामने आ जाए उस पर राजद्रोह लगा देते हैं। राजद्रोह नहीं, ये राजविद्रोह जो राजतंत्र में होता था राजाओं के सामने, ये उसका प्रयोग कर रहे हैं। राजद्रोह तो कोई एक साधारण आदमी है, सड़क पे जा रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा, तो उसने देश का क्या नुकसान कर दिया। कोई उसने पाकिस्तान को या चाइना को कोई स्टेटमेंट या कोई लूप होल तो दिया नहीं है, वो तो अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, उस पर राजद्रोह लगा देते हैं। ऐसे ऐसे ये लोग बोलते हैं कि इनका तो कुछ ज़मीर ही नहीं है। रही बात लोकतंत्र की, भारत लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अधिक संख्या है, लेकिन इनकी पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी में कितने सीनियर लीडर थे जिनसे हम उम्मीद रखते थे कि ये देश के लिए कुछ करेंगे। सबसे पहले तो राजनाथ जी को ले लो, उनकी एक आवाज़ नहीं निकलती है, वो कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। सुषमा स्वराज चली गई, अरुण जेटली जी चले गए, एक बहुत ईमानदार व्यक्ति मनोहर पारिकर जी, जिनको गोवा की पब्लिक वहाँ भी स्कूटर पे चलते थे, वो चले गए। इन्होंने किसी की आवाज़ को अहमियत नहीं दी, सबको मुट्ठी बंद शिकंजा ऐसा कस रखा है कि कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता। बहुत भयंकर अलोकतांत्रिक ये लोग कर रहे हैं, केवल दो व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं, खुद पैसा विदेश में भेज रहे हैं। 2014 के बाद से विदेश में जो काला धन है उसकी परसेंटेज बढ़ी है घटने की बजाय, और नोटबंदी का तो आपने देख ही लिया है। ये बहुत ऐसी स्थिति में देश को ले जा रहे हैं। आईटी सेल इनकी इतनी खतरनाक है। अभी एक और नया शगुफा इन्होंने छोड़ दिया, यूपी के इलेक्शन है वगैरह हैं, राजाओं पर। गुजर कहते हैं हमारा राजा है, राजपूत कहते हैं हमारा राजा है, हीर कहते हैं हमारा है, जाट कहते हैं हमारा। अब ये इतनी पेचीदा कर दी है चीज़ के देश को गृह युद्ध की स्थिति में लेके जा रहे हैं। कहीं आपस में निहंग सिखों को सिखों से लड़ा रहे हैं, निहंगों को दूसरे सिखों से लड़ा रहे हैं, उनको उनसे लड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति बना दी है कि अगर एक योजना और मिल गई तो देश में इतना नरसंहार हो जाएगा कि यूएनओ से भी काबू नहीं हो पाएगा। इतना जहर इन्होंने भर दिया है। तो जहर को आदमी उगलेगा, या तो पिएगा तो मरेगा, या उगलना पड़ेगा। उगलेगा तो दूसरे को मारेगा। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्यों कर रही है? क्योंकि ये इस देश के नागरिक अपने आप को मानते ही नहीं, तो लूट के चला जाएंगे। मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। आप विदेशी बोल रहे हैं इन लोगों को, ये तो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बता रहे हैं, आप विदेशी बता रहे हैं। अरे इनके आचरण विदेशियों जैसे, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विदेशियों जैसे हैं। ये अपनी पब्लिक को तो अपना मान ही नहीं रहे। इनके लिए कर क्या रहे हैं? इनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, इनके कोई अस्पताल नहीं है। अभी भी आप कहीं भी देख लो, हॉस्पिटल के बाहर, एम्स में चले जाओ, आप सफदरजंग में चले जाओ, सर्दी में के अंदर बाहर बिस्तर लगे पड़े हैं लोगों के, इलाज नहीं हो रहा है। अगर यूपी में हॉस्पिटल हो, वहाँ स्कूल हो, तो यहाँ दिल्ली क्यों आएंगे वो भीड़ करने? कोई घर से बाहर निकलने को राजी नहीं है जब तक उसको घर में सब कुछ मिल रहा है। नहीं मिलता तो बाहर भागता आदमी। ये कर ही कुछ नहीं रहे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। या अरे आप नौकरी दे रहे हो, यूपी में तो होल्डिंग दिल्ली में क्यों लगा रहे हो? मेट्रो में इतने अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, बेंगलोर में होल्डिंग लगा रखे इन्होंने, बताओ वहाँ कौन देखने जा रहा है? इतनी झूठ को किसी ने आज तक, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी ने नहीं बोली जितने ये बोलते हैं। ये दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, राहुल जी का उड़ाते हैं। अभी कल परसों की स्टेटमेंट है अमित शाह जी की, हिंदी में 86 लाख बोलते हैं, उसी शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं तो 46 लाख बोल देते हैं। इनको हिंदी अंग्रेजी में उसी संख्या को क्या बोला जाता है ये भी ज्ञान नहीं है, फिर बोलते हैं हम सबसे होशियार हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया है। जिस चीज़ को मोदी जी ने पूरी आयु सीखा, तपस्या की, वो लोग बोलते हैं कि ये बाबा गोरखनाथ जी की जयंती पे गए थे 2 साल पहले, कि बाबा गुरु नानक, गोरखनाथ जी और कबीर जी ने एक साथ बैठ के अध्यात्म पे चर्चा करी, जबकि उनके आयु का डिफरेंस ही 150, 200 साल है।
क्या 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 दो लोगों को बता रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? और पब्लिक है कि जो ये बोलते हैं उसी को सच मान लेते हैं, वो जानना ही नहीं चाहते कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं और हम मान लेते हैं। कहते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 2014 के बाद से लगातार ये अपोजिशन लीडरों का या पार्टियों का आरोप रहा है कि यहाँ पे विपक्ष लगातार कमज़ोर होता रहा है। उसी क्रम में हम मीडिया और अखबार को भी देख रहे हैं इन दिनों। 2022 के बारे में मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये बाज़ाब्ता रिकॉर्डेड बयान है उनका। अगर ईमानदार होता मीडिया, आज अखबार ईमानदार होता, तो पूछता सवाल, क्योंकि 2022 आने में महज 2 महीने बचे हैं, ऐसे में ये सवाल पूछता कि आमदनी दुगुनी हो गई, ये कहाँ तक पहुँचा आपका काम, या कौन सा ऐसी योजना लेकर आएंगे जो 2 महीने के बाद आमदनी अचानक से किसानों की दुगनी हो जाएगी। जहाँ दिनों दिन रोज़गार कम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सुरक्षा को लेके एक बड़ा सवाल है पूरे देश में, ऐसे में कोई कुछ नहीं बोल। आने वाले दिनों में 5 स्टेट्स में विधानसभा का इलेक्शन है। सारी पार्टी अपनी अपनी तौर से तैयारी शुरू कर चुकी है, लेकिन आम लोगों की जो समस्या है उसको लेकर कितना सरकार कदम उठाती है या वो समस्या दूर हो पाता है, ये बड़ा मुद्दा। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।